नमस्कार, एग्जाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आपके लिए जेटेट परीक्षा 2025-26 की तैयारी को लेकर के। तो आप सभी जेटेट का परीक्षा देने के लिए तैयार होंगे। जेटेट परीक्षा बहुत जल्द होने वाली है, तो आप सभी यहां पे क्लासेज के लिए अवश्य जुड़ेंगे। आपको बताते चले, जेटेट में तैयारी को लेकर के बहुत तरह से आपके मन में कौतूहल बना हुआ होगा कि किससे तैयारी करें, कहाँ से तैयारी करें। तो आपको हम बताते चले, जेटेट परीक्षा में यदि आपको परचम लहराना है तो आप झारखंड राज्य के अनुमोदित पाठ्यक्रम JCERT किताब को पढ़ना कभी भी नहीं भूलेंगे। बाहर का प्रैक्टिस सेट लेकर के यदि आप पढ़ रहे हैं तो वो आपके साथ धोखा हो रहा है, ठीक है। तो आप JCERT जैक का किताब ले लीजिए, जो कि आपको झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालयों में मिलते हैं। अगर आपको नहीं मिल पाता है तो हम देखिए यहाँ पे झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालय से आपको हूबहू हैंड रिटेन नोट्स डेली बना करके, जो आपका न्यू सिलेबस आया है उसके आधार पर यहाँ पर सभी सब्जेक्ट का, चाहे आप 1 से 5 के शिक्षक हो, चाहे 6 से 8 का शिक्षक हो, सभी की तैयारी करवाते हैं। आप घर बैठे यहाँ पर क्षेत्रीय भाषा छोड़ करके सभी सब्जेक्ट का केवल 500 रुपये में तैयारी कर सकते हैं। जिसके लिए देखिए यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर दिया गया है 9631054226 पर आप संपर्क करके यहाँ से सभी कोर्सेज परचेज भी कर सकते हैं, तैयारी भी कर सकते हैं। बहुत सारे कोर्सेज बन गए हैं, तो आप अवश्य संपर्क कर लेंगे। घर बैठे ही तैयारी यहाँ से हो जाएगी। चलिए देखते हैं आगे। राज्यसभा को कहा जाता है द्वितीयक सदन, उच्च सदन, अस्थाई सदन, सभी। सीजीटेट 2017 का पूछा गया प्रश्न है, राज्यसभा को क्या कहा जाता है। ठीक है, राज्यसभा के लिए अभी हमने आपको क्या बताया, राज्यसभा के लिए अभी हमने आपको बताया दूसरा, क्या बताया, दूसरा। ठीक है, डी से द्वितीयक सदन, यू से उच्च सदन, एस से अस्थाई सदन और आर ए से राज्यसभा। यानी राज्यसभा को द्वितीयक सदन, उच्च सदन और अस्थाई सदन कहा जाता है। राइट, डी यानी सभी होगा। ठीक है, क्या होगा, सभी होगा। राज्यसभा को क्या नहीं कहा जाता है, बताइए, राज्यसभा को क्या नहीं कहा जाता है। यूपी टेट 2019 का पूछा गया प्रश्न है। प्राथमिक सदन, अस्थाई सदन, निम्न सदन, कोई नहीं या सभी। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे राज्यसभा लोकसभा के लिए क्या लेते हैं, एक ट्रिक अभी आपको बताए थे, पान लो दूसरा, इसी पर चेक कर लेंगे हम लोग। यानी प्राथमिक सदन, तो प्राथमिक सदन किसको कहते हैं बताइए, लोकसभा को, तो ये राज्यसभा को नहीं कहा जाता है। उच्च अस्थाई सदन, तो अस्थाई सदन लोकसभा को कहा जाता है, ये भी नहीं राज्यसभा को कहा जाता। निम्न सदन लोकसभा को कहा जाता है, ये भी नहीं कहा जाता। यानी कोई नहीं होगा, डी में कोई नहीं इसका आंसर होगा। ठीक है, राज्य का प्रतिनिधि सभा किसको कहा जाता है, राज्य का प्रतिनिधि सभा किसको कहा जाता है, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा या कोई नहीं। पंजाब टेट 2017 का पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, राज्य का प्रतिनिधि सभा जो है आपको किसको कहा जाता है, राज्यसभा, और राज्यसभा को राज्य का प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है। ठीक है, अस्थाई सदन कहा जाता है, अस्थाई सदन कहा जाता है। सीजीटेट 2018 का पूछा गया प्रश्न है, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा या कोई नहीं। ठीक है, अस्थाई सदन किसको कहा जाता है आपको बताना है, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा या कोई नहीं। तो राज्यसभा को अस्थाई सदन कहा जाता है क्योंकि यह कभी भी भंग नहीं होता है, राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होता है, इसलिए इसको अस्थाई सदन कहा जाता है। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होते हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या कोई नहीं। यूपी टेट 2016 का प्रश्न था। राज्यसभा के पदेन सभापति जो होते हैं वो आपके उपराष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, कौन होते हैं, उपराष्ट्रपति। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, सीजी टेट 2018 का पूछा गया प्रश्न है। 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या 7 वर्ष। ठीक है, तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो होता है वो कितना होता है, तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल आपका कितने वर्ष का होता है, तो 6 वर्ष का होता है। ठीक, कितने वर्ष का होता है, 6 वर्ष का होता है। कौन सा सदन कभी भी भंग नहीं होता है, यूपी टेट 2019 का प्रश्न है, कौन सा सदन कभी भी भंग नहीं होता है, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद। ठीक है, तो राज्यसभा जो सदन है वो कभी भी भंग नहीं होता है, इसलिए इसको अस्थाई सदन हम लोग कहते हैं। झारखंड में राज्यसभा के कितने सदस्य हैं, राज्यसभा के सदस्यों की संख्या झारखंड में कितनी है, पंजाब टेट 2018 पूछा गया था, 4, 5, 6 या 8। ठीक है, तो झारखंड में राज्यसभा के सीटों की संख्या कितनी है, 6 है। ठीक है, राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। पंजाब टेट 2020 का प्रश्न, 10 सदस्य, 11 सदस्य, 12 सदस्य या 13 सदस्य। ठीक है, तो राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा सदस्यों को मनोनीत जो किया जाता है वो 12 सदस्य है। ठीक है, राज्यसभा की अधिकतम संख्या कितनी है, राज्यसभा में अधिकतम संख्या कितनी है, 250, 252, 255, 262। ठीक है, तो राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है, 250 है। ठीक है, वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है, अगर वर्तमान में पूछ दे राज्यसभा सदस्यों की संख्या तो आपको बताना है 245। कितना है, 245।
राज्यसभा की पहली बैठक कब हुई? 13 मई 1952 ईस्वी, 13 मई 1923 ईस्वी, 14 अगस्त 1963 ईस्वी या कोई नहीं। बिहार टेट 2021 का पूछा गया प्रश्न था। राज्यसभा की पहली बैठक कब हुई? तो राज्यसभा की पहली बैठक जो है आपका यहाँ पे 13 मई 1952 ईस्वी को हुआ है। ठीक है। राज्यसभा की सीटें किसके आधार पर निर्धारित की जाती है? राज्यसभा की सीटें किसके आधार पर निर्धारित की जाती है? जनसंख्या के आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर, घनत्व के आधार पर या कोई नहीं? ये उत्तराखंड टेट 2021 में पूछा है। ठीक है। तो राज्यसभा की सीटें जो होती है वो आपको जनसंख्या के आधार पर निर्धारित की जाती है। ठीक है, जनसंख्या के आधार पर निर्धारित की जाती है। राज्यसभा की सीटें सबसे अधिक किस राज्य में है? राज्यसभा की सीटें सबसे अधिक किस राज्य में है? पंजाब टेट 2022 में पूछा गया था। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या गुजरात में। ठीक है। तो राज्यसभा की सबसे अधिक सीट जो है आपका उत्तर प्रदेश से ही है और लोकसभा से भी सबसे अधिक सीट जो है उत्तर प्रदेश से ही है। उत्तर प्रदेश सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। ठीक है। राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितना होना चाहिए? राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष, 35 वर्ष, 25 वर्ष, 40 वर्ष। ठीक है। तो आपको अभी हम बताए थे, क्या बताए थे? संसद के 3 अंगों का नाम याद रखेगा, राष्ट्रपति, फिर राज्यसभा और फिर लोकसभा। राष्ट्रपति 35 वर्ष, राज्यसभा 30 वर्ष, लोकसभा 25 वर्ष। ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? राज्यसभा के लिए 30 वर्ष हो जाएगा। राइट आंसर ये हो जाएगा। निर्वाचन आयोग का कार्य क्या है? निर्वाचन आयोग के कार्य क्या है? रीट 2016 में पूछा गया था। चुनाव क्षेत्र का परिसीमन करना, मतदाता सूची तैयार करना, विभिन्न दलों को मान्यता प्रदान करना, कोई नहीं या सभी। ठीक है। तो निर्वाचन आयोग का मुख्य कार्य क्या है? तो चुनाव क्षेत्रों का एक समय पर परिसीमन करना, अगर बढ़ाना है तो बढ़ेगा भी। मतदाता सूची तैयार करना भी निर्वाचन आयोग का ही कार्य है। विभिन्न दलों को मान्यता प्रदान करना भी निर्वाचन आयोग का ही कार्य है। यानी राइट आंसर इसका डी होगा और डी में सभी होगा। ठीक है। निर्वाचन आयोग का मुख्य कार्य क्या है? देखिए, ये हरियाणा टेट 2022 में पूछा कि निर्वाचन आयोग का मुख्य कार्य क्या है। राजनीतिक दलों को आरक्षित चुनाव चिन्ह प्रदान करना, मतदान से संबंधित तिथियों का निर्धारण करना, चुनाव आचार संहिता लागू करना, डी सभी। ठीक है। तो निर्वाचन आयोग का कार्य में राजनीतिक दलों को आरक्षित चिन्ह प्रदान करना, ये भी सही है। मतदान से संबंधित तिथियों का निर्धारण करना निर्वाचन आयोग का ही काम है। चुनाव आचार संहिता लागू करना निर्वाचन आयोग का ही कार्य है। यानी डी राइट आंसर सभी हो जाएगा। भारत में दलीय व्यवस्था की शुरुआत कब से हुई? भारत में दलीय व्यवस्था की शुरुआत कब से हुई? 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से, 1889 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से, ए और बी दोनों या कोई नहीं। ठीक है। तो देखिए, भारत में 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी और यहीं से दलीय व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। इनमें कौन भारत की राष्ट्रीय पार्टी है? राष्ट्रीय पार्टी और क्षेत्रीय पार्टी दो तरह की पार्टियां हैं। तो कौन भारत की राष्ट्रीय पार्टियां हैं? रीट 2014 में पूछा गया है। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, डी सभी। तो इसमें सभी भारत के राष्ट्रीय पार्टी है। जनता सभी राष्ट्रीय पार्टी है। जनता पार्टी भी राष्ट्रीय पार्टी है, कांग्रेस पार्टी भी राष्ट्रीय पार्टी है और कम्युनिस्ट भी राष्ट्रीय पार्टी है। ठीक है। राइट आंसर डी इसका सभी हो जाएगा। भारत की राष्ट्रीय पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी या सभी। तो राइट आंसर इसका सभी हो जाएगा। ये सभी भारत की राष्ट्रीय पार्टियां में शामिल है। ठीक है। झारखंड में राज्य स्तरीय मान्यता प्राप्त दल हैं। झारखंड में राज्य स्तरीय मान्यता प्राप्त दल कौन कौन है? ये राज्य स्तरीय पार्टी कौन कौन झारखंड में है? ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन आजसू, झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम, राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी या सभी। तो ये सभी झारखंड में ये राज्य स्तरीय मान्यता प्राप्त दल है। राइट आंसर डी होगा, सभी होगा। चुनाव पाठशाला क्या है? देखिए, जब भी चुनाव होने लगता है तो उस समय एक नाम आता है चुनाव पाठशाला। ये चुनाव पाठशाला होता क्या है आपको बताना है। ठीक है। मतदाता को मत का महत्व समझाना, मतदाता को वोटिंग के लिए उत्साहित करना, ईवीएम और वीवीपैट के बारे में लोगों को जानकारी देना या सभी। तो देखिए, चुनाव पाठशाला यही चीज़ है। चुनाव पाठशाला में यही चीज़ होता है, यही काम चुनाव पाठशाला को सौंपा गया है सभी को। तो चुनाव पाठशाला के अंतर्गत कौन कौन आता है? तो मतदाता को मत का महत्व समझाया जाता है। चुनाव पाठशाला उसमें चालू कर दिए जाते हैं 10 दिन पहले और सभी क्षेत्रों में जा जाके सभी अधिकारी लोग जो होते हैं अपने अपने चुनाव का मत जो है मतदाता के बीच जा कर के समझाते हैं। चुनाव पाठशाला का एक अंग है।
मतदाता को वोटिंग के लिए उत्साहित करना। जब भी ये चुनाव पाठशाला होगा तो अपने अपने नज़दीक एरिया में, चाहे वो बूथ लेवल ऑफिसर होंगे या अन्य अधिकारी होंगे, वे जाते हैं और लोगों को अपना मत करने के लिए उत्साहित करते हैं। ठीक है, और वे अपने साथ में ईवीएम और वीवीपैट भी लेकर के जाते हैं और उसकी भी जानकारी लोगों को दे करके आते हैं। राइट आंसर डी सभी हो जाएगा। बीएलओ का फुल फॉर्म क्या है? बूथ लेवल अधिकारी, बूथ लेवल अधिकार, बूथ लेवल सहायक या कोई नहीं। एमपी टेट 2017। ठीक है, तब 20 हो गया बूथ, एल्स हो गया लेवल और ओस हो गया ऑफिसर। ठीक है, बूथ लेवल ऑफिसर या बूथ लेवल अधिकारी होता है। ठीक है, मतदाता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ये आपको सीजी टेट में, झारखंड टेट में भी आया हुआ है। मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, याद रखिएगा। पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत यहाँ से प्रश्न इस चैप्टर से लगभग 2 से 3 होंगे। इस पीडीएफ से, लोकतंत्र से बहुत बड़ा है, लेकिन जो आपको दे रहे हैं पीडीएफ, उसमें से 2 से 3 प्रश्न आपके रहेंगे। ठीक है, क्योंकि किताब से पूरे निकाला गया है, इसलिए आप इस पीडीएफ को लेकर के पढ़ना नहीं भूलिएगा। ठीक है, मतदाता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 24 जनवरी, 25 जनवरी, 26 जनवरी या कोई नहीं। तो याद रखिएगा, जो 26 जनवरी आपका गणतंत्र दिवस हो गया, उसके जस्ट एक दिन पहले, ठीक है, एक दिन पहले यानी 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है, याद रख लीजिएगा। ठीक, मौलिक कर्तव्य को अंतः स्थापित किया गया। मौलिक कर्तव्य को अंतः स्थापित किया गया, हरियाणा टेट 2020 में पूछा था। 42वें संविधान संशोधन, 44वें संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन या कोई नहीं। ठीक है, तो मौलिक कर्तव्य को जो यहाँ पर अंतः स्थापित किया गया है वो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत किया गया है। ठीक है, मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है, किस में जोड़ा गया है? 4 क में जोड़ा गया है। अनुच्छेद कौन है? तो 51 क है। ठीक है, तो उसमें जोड़ा गया है। और यहाँ पे 86वां संविधान संशोधन क्या है? तो उसमें 11वां मौलिक कर्तव्य केवल जोड़ा गया है। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन में 10 आदर्श को किस नाम से जाना जाता है? 42वें संविधान संशोधन में जो 10 आदर्श, मैंने जो 10 ड्यूटी दिए गए हैं, उसको किस नाम से जाना जाता है? पंजाब टेट 2021 में पूछ दिया गया था। मौलिक अधिकार से जाने जाते हैं, पंचायती राज सिद्धांत से जाने जाते हैं, मौलिक कर्तव्य से जाने जाते हैं या नीति निर्देशक सिद्धांत से जाने जाते हैं। ठीक है, तो 42वें संविधान संशोधन में जो 10 आदर्श नाम दिया गया है वो आपका देखिए मौलिक कर्तव्य के नाम से जाना जाता है। जो आपको 10 आदर्श सिद्धांत दिए गए हैं वो आपके मौलिक कर्तव्य होंगे। ठीक है, बहुत ही देखिए अच्छे प्रश्न आपके जेसीईआरटी किताब में दिए गए हैं। आप उतना भी बना के चले जाइएगा ना, तो आपको देखिए किसी तरह से 70% आपका पार ही हो जाएगा। ठीक है, इसलिए सभी को यहाँ पे जेसीईआरटी बना के जाइए, पढ़ के जाइए। नहीं है तो हमारे पास से ये पीडीएफ बना हुआ है, सबका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ले लीजिए और यहाँ से पढ़ के आराम से चले जाइए। ठीक है, 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए थे? ठीक है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत कितने मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए थे? ठीक है, तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 तक हमारे पास कितने मौलिक कर्तव्य थे? 10 मौलिक कर्तव्य थे। लेकिन 86वां संविधान संशोधन जब 2002 हो गया तो इसमें एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ दिया गया, जो है शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का। तो उस समय 11 हो गया, लेकिन जिस समय 42वां था उस समय 10 था। ठीक है, तो राइट आंसर से कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है? बताइए, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है? यूपी टेट 2020 का प्रश्न है। ठीक है, भाग 4 में, भाग 4 क में, भाग 3 में या भाग 3 क में। ठीक है, तो भारतीय संविधान के किस भाग में? तो भारतीय संविधान के भाग 4 के क में, 4 के क में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है। ठीक है, भाग याद रखिएगा, अनुच्छेद 51 रहेगा और भाग 4 का क रहेगा, अनुच्छेद 51 क। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। अब यहाँ पे भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य की सूची निम्नलिखित में से किस भाग के रूप में जोड़ी गई थी? भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य की सूची निम्नलिखित में से किस भाग के रूप में जोड़ी गई थी? 4 भाग 4 में, 5 में, 2 में या 3 में। ठीक है, तो पंजाब टेट 2020 का देखिए प्रश्न बहुत तरह से दिए हुए रहते हैं, इसीलिए हमने सारे तरह के प्रश्न को यहाँ पे निकाल दिया है कि जिससे आपको समस्या न रहे। जैसा ही प्रश्न है आप उसको यहाँ पे वहाँ पे बना करके ही आए। ठीक है, तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य की सूची निम्नलिखित में से किस भाग के रूप में जोड़ी गई है? तो ये आपका यहाँ पर 4। ठीक है, 4 में जोड़ा गया है, तो ही 4 यहाँ पर लिखा हुआ है, कहीं रोमन संख्या में लिखा हुआ है, कहीं डिजिट में लिखा हुआ है, कहीं हिंदी में लिखा हुआ है, तो सब चीज़ आपको देख के ही जाना है ना। चलिए अगला है,
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में? देखिए, भारत मौलिक कर्तव्य का दो चीज आपको याद रखना है, एक अनुच्छेद के तहत और एक भाग के तहत। ठीक है, तो अनुच्छेद होगा तो 51A होगा और भाग होगा तो 4A होगा। यही चीज है, दोनों याद रखिए मौलिक कर्तव्य के बारे में, क्योंकि बहुत जरूरी है, मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य से आना है। ठीक है, अच्छा अब आप बताइए कि मौलिक अधिकार का कौन सा भाग है? बताइए मौलिक अधिकार का कौन सा भाग है? मौलिक अधिकार, तो कल हमने आपको बताया था कि अधिकार में अ जो लिखा जाता है 3 के बाद ऐसे होता है, अ का 3 जैसा शेप होता है, तो भाग 3 में मौलिक अधिकार को और भाग 4 के क में मौलिक कर्तव्य को। 3 4 दोनों है, तो हम याद रखिएगा, साथ चलता है ना। चलिए यहाँ पे हो जाएगा 51A। भारत में शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? भारत में शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? ठीक है, भारत में शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? इसका आंसर आप लोग देख लिए ना, इसका अनुच्छेद 51A है ना, क्लियर। तो भारत में शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 2009 ईस्वी, 1 अप्रैल 2010 ईस्वी, 15 अगस्त 2015 ईस्वी, 26 जनवरी 2020 ईस्वी। हरियाणा टेट 2022 में पूछा गया प्रश्न। ठीक है, तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम पारित कब किया गया था? 2009 ईस्वी में। और संसद से कब इसको गया? तो 4 अगस्त 2009 को। ठीक है, अब पारित हुआ और इसका लागू कब कर दिया गया पूरे में? तो 1 अप्रैल 2010 से पूरे जगह पर लागू है। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 2010 ईस्वी से लागू हुआ। याद कर लीजिएगा, शिक्षा का अधिकार अधिनियम एक प्रश्न आपका एग्जाम में आ रहा है तो आ रहा है। ठीक है, ये जो प्रसारण हो रहा है आपका, देखिए यहाँ पे एग्जाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल से, जिसके लिए आप संपर्क करने के लिए मोबाइल नंबर है आपका 9631054226। ये प्लामो सेशन से आपको चलाया जा रहा है, आप यहाँ से जुड़ करके तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, 11वां मौलिक कर्तव्य किस संविधान के अंतर्गत जोड़ा गया है? 11वां मौलिक कर्तव्य किस संविधान के अंतर्गत जोड़ा गया है? ये बिहार टेट 2014 का पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, 11वां जो मौलिक कर्तव्य है जो भाग 4 में जोड़ा गया है, भाग 4 का में अनुच्छेद 51 का में, वो 11वां मौलिक कर्तव्य को किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है? 42वां संविधान संशोधन? जी नहीं। 44वां? जी नहीं। 86वां संविधान संशोधन 2002 जो था, उसमें मौलिक कर्तव्य 11वां मौलिक कर्तव्य लिया गया है। ठीक है, और उसमें क्या है 11वां में, तो आप लोग बताइए। तो उसमें है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना अनिवार्य कर दिया गया है सरकार की तरफ से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 11वां मौलिक कर्तव्य में उल्लेख है। 11वां मौलिक कर्तव्य में किस चीज़ का उल्लेख है? देखिए, आपको यहाँ पे जब आप JCRT किताब लीजिएगा तो 11वां मौलिक कर्तव्य एक लाइन से लिखा हुआ है, आप उसको लिख लीजिएगा। हम उसको यहाँ पे नहीं लाए हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए वो पूछता नहीं है, ज़्यादा चीज़ पूछता नहीं है, तो उसको हम ज़्यादा PDF के रूप में यहाँ पर इंक्लूड नहीं करना चाहे हैं। ठीक है, तो जो पूछता है उसको हम यहाँ पर लिख दिए हैं। 11वां बार बार आता है, अबर भी आपका रहेगा। ठीक है, बिहार टेट 2019 में पूछा गया था कि 11वां मौलिक कर्तव्य में किसका उल्लेख है? राष्ट्रगान का आदर और सम्मान करना, ये पहला है। ठीक है, उसके बाद संविधान के नियमों का पालन करना, ये भी। सभी को अपना धर्म का सम्मान करने की स्वतंत्रता, और 6 से 14 वर्ष के निःशुल्क बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करने का प्रावधान। ठीक है, यही इसका राइट आंसर है कि 11वां मौलिक कर्तव्य में 6 से 14 वर्ष के बच्चे को चाहे जिस किसी विधि से भी हो, आपको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाना निश्चित किया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। शिक्षा का अधिकार जो है एक मौलिक अधिकार बन गया है। ये संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? ठीक है, संविधान के कौन सा अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 21A में आपका है। ठीक है, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार बन गया है, ये संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो अनुच्छेद 21A के तहत किया गया है। क्लियर, देखिए बिहार टेट 2022 में पूछा गया है। शिक्षा का अधिकार से एक प्रश्न रहेगा, आप और भी इससे देख सकते हैं। ठीक है, एकदम याद करके जाइएगा, यहाँ से प्रश्न रहना फिक्स हो गया है। शिक्षा का अधिकार विधेयक को संसद ने कब मंजूरी दी? ठीक है, 1 अप्रैल 2010, 4 अगस्त 2009, 15 अगस्त 2010 या कोई नहीं। ठीक है, तो शिक्षा का अधिकार विधेयक को संसद ने मंजूरी दी थी कब? तो 4 अगस्त 2009 ईस्वी को संसद ने मंजूरी दी थी शिक्षा का अधिकार विधेयक को। ये यूपी टेट 2018 का पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो शिक्षा के अधिकार विधेयक को संसद ने कब मंजूरी दी? तो शिक्षा के अधिकार विधेयक को संसद ने 4 अगस्त 2009, ठीक है, 4 अगस्त 2009 को मंजूरी दी थी और 1 अप्रैल 2010 से ये लागू कर दिया गया है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम RT एक्ट को लागू कब किया गया? देखिए प्रश्न आ ही गया। ठीक है, लागू कब किया गया और पारित कब किया गया, दोनों याद रखिएगा। पारित 2009, 4 अगस्त 2009 को संसद से पारित, और लागू कब ये हो गया
यहाँ पे हमको तो लागू हो गया था 1 अप्रैल 2010 से, ठीक है। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीई एक्ट को लागू किया गया 1 अप्रैल 2010, 4 अप्रैल 2011, 5 मई 2012, कोई नहीं, ठीक है। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीई एक्ट को जो लागू किया गया है वो आपको लागू किया गया है 1 अप्रैल 2010 से, ठीक है। ये हरियाणा टेट 2022 का पूछा गया प्रश्न है। संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है? यूपी टेट 2012, ठीक है। संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है? तो हम लोग क्या कहे थे, देखिए यही किए थे ना, मौलिक अधिकार लिखे थे, मौलिक अधिकार। तो अधिकार जब हम लिखते हैं तो पहले 3 तरह लगता है, तो अधिकार में ये 3 से शुरू हो रहा है, इसलिए 3 भाग 3 में चले जाइएगा, ठीक है। भाग 3 में इसका उल्लेख है। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? सीजी टेट 2014 में पूछ दिया था, छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा 2014 में पूछा है। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? 6, 7, 8 या कोई नहीं, ठीक है। तो वर्तमान में भारतीय संविधान में जो है आपको कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं? आपको 6 मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है और प्रारंभ में 7 थे जिसमें संपत्ति के अधिकार को हटाया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, प्रारंभ में भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? ये एमपी टेट 2018 में पूछा गया है। मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 का प्रश्न है। 6, 8, 7, 9 कितने थे, ठीक है। तो प्रारंभ में भारतीय संविधान में सभी भारतीयों को 7 मौलिक अधिकार प्रदत्त थे, ठीक है, लेकिन फिर इसको हटाया गया और अब है 6। अगला प्रश्न है, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा किस मौलिक अधिकार को हटाया गया है? क्लियर? ये कब आया? तो उत्तराखंड टेट 2019 में पूछ दिया गया, ठीक है। यूटेट 2019 यानी उत्तराखंड टेट 2019 में कि 44वें संविधान संशोधन के द्वारा किस मौलिक अधिकार को हटा दिया गया। तो हम सभी को जानते हैं कि प्रारंभ में संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? तो 7 था, लेकिन अभी वर्तमान में कितना है? 6 है। 6 है तो एक हटा है, वह कौन हटा है? तो वह हटा है आपका संपत्ति का अधिकार को हटाया गया है, ठीक है। और इसको क्या बना दिया गया है? कानूनी अधिकार बना दिया गया है। क्लियर? तो किस अधिकार को हटा दिया गया? तो संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? यूपी टेट 2016 में पूछा गया है। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2016 में आए हुए हैं और ये झारखंड के एग्जाम में भी आए हुए हैं, ठीक है। तो अस्पृश्यता का अंत जो है आपको छुआछूत की भावना का किस में किया गया है? अनुच्छेद 17 में। अभी हमने आपको थ्योरी क्लासेस में वहाँ बोला था कि अस्पृश्यता और समानता जो अनुच्छेद 15 है और अनुच्छेद 17 है, एकदम याद रखिएगा। अनुच्छेद और 24 यहाँ से एक प्रश्न आपका 100% श्योर आ जाता है, ठीक है, तो तुम याद रख लीजिएगा। अगला है, धर्म, जाति, लिंग, धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी नागरिक में भेदभाव नहीं किया जा सकता है, यह किस अनुच्छेद में शामिल है? ठीक है, ये पंजाब टेट 2017 का पूछा गया प्रश्न है। तो ये अनुच्छेद किस में शामिल है? तो ये 15 में है, क्योंकि ये समानता का प्रावधान दिखा रहा है कि सभी आदमी धर्म, जाति, लिंग या स्थान के आधार पर एक जैसा होते हैं। तो ये समानता का 15 में चला जाएगा, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद में मौलिक अधिकार का उल्लेख है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद में मौलिक अधिकार का उल्लेख है। हरियाणा टेट 2016 में पूछा गया है, एच टेट 2016 में 12 से 35 तक, 14 से 38 तक, 12 से 38 तक या कोई नहीं, ठीक है। तो देखिए संविधान के अनुच्छेद कितना, तो 12 से लेकर 35 तक। हमने थ्योरी क्लासेज में देखा कि संविधान के अनुच्छेद कितना, तो 12 से 35 तक जो है इसमें आपको मौलिक अधिकार है। और कितने मौलिक अधिकार हैं? 6 मौलिक अधिकार का पूरा उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 12 से 35 तक, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में शामिल है? समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में शामिल है? ठीक है, सीजी टेट 2015 पूछा गया था, अनुच्छेद 32-35, अनुच्छेद 14-18, अनुच्छेद 19-22, अनुच्छेद 23-24, ठीक है। तो सबसे पहले समानता का अधिकार है, आपको यहाँ पर याद है समस्त, पहला वर्ड जो होता है समस्त, समस्त में सम से समानता या समता और सत से स्वतंत्रता। तो ये अनुच्छेद 19 से 22 है, ठीक है। ये अनुच्छेद 14 से 18 है, 14 से 18 है, उसके बाद चलता है 19 से 22 ना। तो समानता का अधिकार है, तो 14 से 18 किस में है? बी में है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में शामिल है? स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में शामिल है? ये एमपी टेट 2017 का पूछा गया प्रश्न है, मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2017 में आया हुआ है, ठीक है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 32 से 35, अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 19 से 22 या
कोई नहीं। ठीक है, तो स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में शामिल है? तो ये स्वतंत्रता का अधिकार आपका जो है यहाँ पर अनुच्छेद 19 से 22 था। समानता का अधिकार कितना है? 14 से 18। और स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 में है। क्लियर? चलिए अगला देखिएगा यहाँ पे, किस अनुच्छेद के तहत बच्चों को कारखानों में काम करवाना, मजदूरी करवाना दंडनीय अपराध घोषित किया है? 1001 बार प्रश्न पूछा गया है, जेटेट में भी प्रश्न आया हुआ है। ठीक है, और ये पंजाब टेट 2017 में भी आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 25 और अनुच्छेद 24। ठीक है, तो मजदूरी करवाना ये सब क्या है? शोषण हो गया, शोषण। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार किस में है? 23 से 24 में है। लेकिन 24 में कहा गया है कि कारखानों में या मजदूरी या कहीं भी काम लगाना 14 वर्ष से कम बच्चा को दंडनीय अपराध है। तो यह अनुच्छेद 24 में जाएगा। याद रखिएगा, अनुच्छेद 24 आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ के आप लोग एग्जाम में नहीं जाइएगा। ठीक है, चलिए संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के तहत हटाया गया है? सीजीटेट 2018 में पूछा गया है कि संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के तहत हटाया गया है? सीजीटेट 2018 का पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो संपत्ति का अधिकार जो है ये हटाया गया। हटाने वाला जो भी चीज़ आता है वो 44वां में आता है। ठीक है, हटाने वाला किस में आता है? 44वां में, दिमाग में रखना है हम लोग को। और जोड़ने वाला किस में आता है? 42वां में, इसको भी दिमाग में रखना है। तो 44वां संविधान संशोधन कब हुआ? ये 1978 में हुआ है। तो 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत इसको संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है मौलिक अधिकार की श्रेणी से। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था का कौन सा स्वरूप है? ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था का कौन सा स्वरूप है? ये पंजाब टेट 2018 में पूछा गया था। द्विस्तरीय, त्रिस्तरीय, बहुस्तरीय, कोई नहीं। ठीक है, तो पंचायती राज व्यवस्था का जो है स्वरूप वो त्रिस्तरीय, मतलब ग्राम स्तर पर पहला एक हो गया, दूसरा प्रखंड स्तर पर और तीसरा जिला स्तर पर। इसी को हम लोग त्रिस्तरीय कहते हैं। ठीक है, त्रिस्तरीय इसका स्वरूप है। झारखंड में किस प्रकार की पंचायती राज व्यवस्था है? आपको बताना है कि झारखंड में किस प्रकार की पंचायती राज व्यवस्था है। यह सीजीटेट 2019 का पूछा गया प्रश्न है। द्विस्तरीय, त्रिस्तरीय, बहुस्तरीय या कोई नहीं। ठीक है, तो झारखंड में किस प्रकार की पंचायती राज व्यवस्था है? तो झारखंड में आपका त्रिस्तरीय है, 3 स्तर पर है, या कहीं भी पंचायती राज व्यवस्था का स्वरूप जो है आपका त्रिस्तरीय ही है। ठीक है, भारत में भारत में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था किस राज्य में लागू किया गया? यह हरियाणा टेट 2014 का पूछा गया प्रश्न है। राजस्थान, तमिलनाडु, गुजरात या कोई नहीं। ठीक है, तो भारत में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था जो आपको राजस्थान राज्य के नागौर जिलों में किया गया था। ठीक है, तो राजस्थान इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था कब लागू किया गया? ये यूपी टेट 2016 में पूछा गया था कि भारत में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था कब लागू किया गया? 2 अक्टूबर 1942 ईस्वी, 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी, 2 अक्टूबर 1957 ईस्वी, 2 अक्टूबर 1950 ईस्वी। ठीक है, तो यहाँ पर भारत में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को लागू किया गया था राजस्थान राज्य के नागौर जिला में। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था में सुधार हेतु कौन सी कमेटी गठित की गई थी? पंचायती राज व्यवस्था में सुधार हेतु गठित समितियां कौन कौन है? ये सीजीटेट 2015 में पूछा भी गया है। ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, ए और बी दोनों या कोई नहीं। ठीक है, तो पंचायती राज व्यवस्था में सुधार हेतु जो गठित कमेटियाँ थी वो बलवंत राय मेहता समिति भी था और अशोक मेहता समिति भी था, यानी राइट आंसर इसका सी होगा, ए और बी दोनों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, पंचायती राज व्यवस्था का प्रथम स्तर कौन है? ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था का प्रथम स्तर कौन है? ग्राम स्तर, प्रखंड स्तर, जिला स्तर या सभी। ठीक है, देखिए पंचायती राज व्यवस्था 3 स्तर पर काम करती है। तो सबसे निचला स्तर पर जो होता है, सबसे निचला स्तर होता है और ये प्रथम स्तर होता है। ठीक है, वो कौन होता है? ग्राम स्तर होता है। जो दूसरा स्तर होता है वो आपको प्रखंड स्तर हो जाए। तीसरा और सबसे उच्चतम स्तर जो होता है वो जिला स्तर होता है। ठीक है, तो पंचायती राज व्यवस्था का प्रथम स्तर अगर आपसे पूछे तो ग्राम स्तर आपको मारना है। ठीक है, अगर द्वितीय स्तर पूछे तो प्रखंड स्तर है, तृतीय स्तर पूछे तो जिला स्तर है। झारखंड में पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत विभिन्न पदों के लिए महिलाओं को कितना प्रतिशत सीट जो है रिजर्व किया गया है? 25%, 40%, 50% या कोई नहीं। ठीक है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सी, 50% जो है सीट रिजर्व किया गया है। पंचायती राज व्यवस्था की प्रशासनिक इकाई हैं।
पंचायती राज व्यवस्था का प्रशासनिक इकाई कौन है? ग्राम पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम या कोई नहीं? हरियाणा टेट 2021 में पूछा गया है। ठीक है, तो जो पंचायती राज व्यवस्था है उसका प्रशासनिक इकाई जो है आपको ग्राम पंचायत ही है, वही सब कुछ कार्य करती है। ठीक है, चलिए अगला है, ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है? यूपी टेट 2020 का पूछा गया प्रश्न है कि ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है? वार्ड सदस्य, जिला परिषद, मुखिया या कोई नहीं? ठीक है, तो ग्राम पंचायत का प्रधान जो होता है वो आपका मुखिया होता है। ठीक है, ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है? मुखिया होता है। मुखिया में उम्मीदवार के रूप में खड़ा होने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितनी होना चाहिए? हरियाणा टेट 2017 का पूछा गया प्रश्न है। 35 वर्ष, 30 वर्ष, 21 वर्ष या कोई नहीं? ठीक है, तो मुखिया का उम्मीदवार के रूप में खड़ा होने के लिए उम्मीदवार का न्यूनतम उम्र सीमा कितना होना चाहिए? 21 वर्ष होना चाहिए, और वह राज्य सरकार या केंद्र सरकार के किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। ठीक है, मुखिया का चुनाव कितने वर्षों के बाद होता है, या मुखिया का जो है निर्वाचन अवधि कितने वर्षों की होती है? यह पंजाब टेट 2019 में पूछा गया प्रश्न है। 4 वर्ष, 2 वर्ष, 5 वर्ष या 6 वर्ष? ठीक है, तो मुखिया का चुनाव जो होता है वो 5 वर्षों के लिए किया जाता है। ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? सीजी टेट 2018 का पूछा गया प्रश्न है। जिला परिषद, मुखिया, वार्ड सदस्य या कोई नहीं? ठीक है, तो ग्राम सभा का जो बैठक होता है उसका अध्यक्षता मुखिया ही करता है। ठीक है, ग्राम सभा के लिए मुखिया ही उम्मीदवार होता है। पंचायती राज व्यवस्था संबंधित है 10वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची या कोई नहीं? ठीक है, 10वीं अनुसूची किससे है? दल बदल से। 8वीं अनुसूची किससे है? भाषा से। 11वीं अनुसूची किससे है? पंचायती राज व्यवस्था से। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, मुखिया की अनुपस्थिति में ग्राम पंचायत की बैठक कौन करता है? जब मुखिया अनुपस्थित रहेगा तो उस स्थिति में ग्राम पंचायत की बैठक कौन करेगा? यूपी टेट 2015 में पूछा था। ठीक है, वार्ड सदस्य करेगा, जिला परिषद करेगा, उप मुखिया करेगा या कोई नहीं? ठीक है, तो मुखिया जो जब अनुपस्थित रहे तो उस समय में उस बैठक हो रहा है तो ग्राम पंचायत की बैठक कौन करेगा? उप मुखिया करता है। ठीक है, कौन करता है? उप मुखिया करता है। ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है? ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है? सीजी टेट 2015 में पूछा गया है। मुखिया होता है, उप मुखिया होता है, जिला परिषद होता है या पंचायत सेवक होता है? ठीक है, तो ग्राम पंचायत का सचिव जैसे कहेगा तो सचिव मतलब सेवक, सेवक मतलब पंचायत सेवक, और पंचायत सेवक मतलब सरकारी कर्मचारी जिसकी बहाली राज्य सरकार द्वारा की जाती है। ठीक है, पंचायत सेवक इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्थानीय सरकार के अंतर्गत हमें किन किन स्तरों पर सरकारी व्यवस्था का काम आता है? ठीक है, स्थानीय सरकार के अंतर्गत हमें किन किन सरकारी व्यवस्था का काम आता है? एमपी टेट 2014 का पूछा गया प्रश्न है। ग्राम पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम या सभी? ठीक है, तो स्थानीय सरकार के अंतर्गत हमें 3 स्तर पर ही काम करना पड़ता है। ग्राम पंचायत का काम, नगर पालिका काम, नगर निगम, ये तीनों को ही पढ़ना है स्थानीय सरकार के अंतर्गत, जिसको स्थानीय स्वशासन भी हम लोग कहते हैं। ठीक है, चलिए पंचायती राज व्यवस्था को किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है? ये उत्तराखंड टेट 2018 का है। 73वां, 86वां, 74वां या कोई नहीं? ठीक है, तो पंचायती राज व्यवस्था को 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत जोड़ा गया है। याद रखिएगा, प्रश्न बहुत ही MBVI है। ठीक है, 86वें में क्या है? शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो 6 से 14 वर्ष वाला है, और 74वें में क्या है? नगर पालिका है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, 11वीं अनुसूची में पंचायत के लिए कितने विषय जुड़े गए हैं? प्रश्न पूछा हुआ है एमपी टेट 2014 में। 11वीं अनुसूची में जो पंचायत के लिए विषय बनाए गए हैं, तो पंचायत के लिए कितने विषय बनाए गए हैं आपको याद रखना है? 27, 28, 29 या कोई नहीं? ठीक है, तो पंचायत के लिए कितने बनाए गए हैं? तो 29 विषय बनाए गए हैं। चलिए अगला देखिए, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसको कहा जाता है? भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसको कहा जाता है? पंजाब टेट 2017 का पूछा गया प्रश्न है। लॉर्ड मेयो, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन या कोई नहीं? ठीक है, तो भारत में स्थानीय स्वशासन का जो जनक कहा जाता है वो आपको लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। पंचायती राज व्यवस्था का द्वितीय स्तर कौन है? उत्तराखंड टेट 2014 में पूछा था। ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर, जिला स्तर या कोई नहीं? ठीक है, तो पहला जो है ग्राम पंचायत है, दूसरा है प्रखंड स्तर, तीसरा है जिला स्तर। तो दूसरा, द्वितीय मतलब दूसरा पूछ रहा है, तो ये प्रखंड स्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। पंचायती राज व्यवस्था में द्वितीय स्तर के सदस्य कौन होते हैं? पंचायती राज व्यवस्था का जो द्वितीय स्तर का सदस्य होता है उसमें कौन होते हैं? मुखिया होता है, पंचायत समिति होता है, जिला परिषद होता है या सभी होता है? ठीक है, तो मुखिया तो ये ग्राम पंचायत के लिए होता है, ये प्रथम स्तर हो गया, और पंचायत समिति जो होता है द्वितीय स्तर होता है, और जिला परिषद जो होता है वो तृतीय स्तर होता है। द्वितीय स्तर के सदस्य कौन हो गए? तो द्वितीय स्तर के सदस्य आपके यहाँ पर हो गए पंचायत समिति। ठीक है,
पंचायत समिति किसके साथ मिलकर प्रखंड का कार्य करती है? ठीक है, ये हरियाणा टेट 2017 में पूछा गया है। बीडीओ के साथ, रोजगार सेवक के साथ, डीडीसी के साथ, ये सभी। ठीक है, तो ये किसके साथ मिलकर काम करते हैं? बीडीओ के साथ, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, ठीक है, प्रखंड विकास पदाधिकारी के साथ मिलकर के काम करते हैं। पंचायती राज व्यवस्था का तृतीय स्तर है ग्राम स्तर, प्रखंड स्तर, जिला स्तर, यह सभी। ठीक है, बिहार टेट 2019 में पूछा गया था। तो पंचायती राज व्यवस्था का जो तृतीय स्तर है वो तृतीय स्तर आपका जिला स्तर कहलाता है। ठीक है, राइट आंसर सी होगा। पंचायती राज व्यवस्था के तृतीय स्तर में सदस्य कौन होते हैं? ग्राम स्तर पर मुखिया, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति, जिला स्तर पर जिला परिषद या कोई नहीं। ठीक है, तो प्रथम स्तर पर ग्राम स्तर पर मुखिया होते हैं, द्वितीय स्तर में प्रखंड स्तर पंचायत समिति और तृतीय स्तर पर जिला स्तर पर जिला परिषद होते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। जिला परिषद किसके साथ मिलकर जिला के लिए विकास का कार्य करती है? जिला परिषद किसके साथ मिलकर जिला के लिए विकास का कार्य करती है? ग्राम सेवक, बीडीओ, टीडीसी या कोई नहीं। ये यूपी टेट 2016 का पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो जिला परिषद किसके साथ मिलकर जिले के विकास के लिए कार्य करती है? तो जिला परिषद डीडीसी के साथ काम करती है। ठीक है, और पंचायत समिति बीडीओ के साथ। ठीक है, और मुखिया किसके साथ? ग्राम सेवक के साथ। याद रखिएगा, सबका यहाँ पर मैच बना हुआ है। अनुसूची का संबंध किससे है? उत्तराखंड टेट 2016 में पूछा था। नगर पंचायत से, नगर पालिका से, राज्य सरकार से या कोई नहीं। ठीक है, तो 12वीं अनुसूची का संबंध जो है आपका वो किससे है? तो आपका नगर पालिका से है। ठीक है, नगर पालिका से है। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम का संबंध किससे है? नगर पालिका, पंचायती राज व्यवस्था, संसदीय शासन व्यवस्था या कोई नहीं। ठीक है, नगर पालिका ये 74वां संविधान संशोधन, पंचायती राज व्यवस्था 73वां संविधान संशोधन और संसदीय शासन व्यवस्था ये कोई नहीं है। इसलिए 74वां संविधान संशोधन अधिनियम का संबंध किससे है? तो नगर पालिका से है। ठीक है, चलिए अगला। 12वीं अनुसूची में नगर पालिका के लिए कितने विषय को जोड़े गए हैं? ये हरियाणा टेट 2016 में पूछा गया था कि 12वीं अनुसूची में नगर पालिका के लिए कितने विषय को जोड़े गए हैं? 11 विषय, 12 विषय, 18 विषय या 29 विषय। ठीक है, तो 12वीं अनुसूची में नगर पालिका के लिए आपको जो विषय जोड़ा गया है वो है आपका 18 विषय। ठीक है, और 11वीं अनुसूची में कितने विषय जोड़ा गया है बताइएगा? 11वीं अनुसूची में, तो 11वीं अनुसूची में 29 विषय जोड़े गए हैं और एक ग्राम पंचायत के लिए जोड़े गए हैं। ठीक है, नगर निगम का गठन वैसे क्षेत्रों में होता है जहाँ की आबादी होती है ना। कितना होता है? 1,50,000 या उससे अधिक, 1,50,000 या कोई नहीं। ठीक है, तो नगर निगम का गठन वैसे क्षेत्रों में होता है जहाँ की आबादी कितनी होती है? 1,50,000 या उससे अधिक होता है। ठीक है, चलिए। नगर निकाय के मुख्य अधिकारी होते हैं, नगर निकाय के मुख्य अधिकारी होते हैं। ये बिहार टेट 2013 का पूछा गया प्रश्न है कि नगर निकाय के मुख्य अधिकारी कौन होते हैं? मेयर, उप मेयर, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी या कोई नहीं। ठीक है, तो नगर निगम के मुख्य अधिकारी जो होते हैं वो आपके मेयर होते हैं। ठीक है, ये मेयर या महापौर कहते हैं वो होते हैं। नगर निगम के मुख्य अधिकारी में मेयर, उपमेयर, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी कोई नहीं है, सभी। देखिए, तो ऐसे तो सभी आएंगे, लेकिन मुख्य अधिकारी के रूप में मेयर होते हैं। लेकिन अगर एक अधिकारी के रूप में पूछ रहा है तो मेयर, उपमेयर यानी महापौर, उप महापौर और मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, ये तीनों इसमें आ जाएंगे, यानी डी हो जाएगा। सभी राइट आंसर इसका होगा। चलिए, नेक्स्ट है आपका, नगर निगम के बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? नगर निगम के बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? मेयर, उप मेयर, प्रशासनिक अधिकारी कोई नहीं। नगर निगम के बैठक की अध्यक्षता मेयर करता है। रीट 2015 का पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो देखिए, स्थानीय सरकार के अंतर्गत आपका जो टॉपिक जेटेट न्यूज़ सिलेबस में पढ़ना था वो आपका यहाँ पे हमने कंप्लीट कर दिया है, कंप्लीट नोट्स बन गया है। तो आप यहाँ पर पॉलिटिकल जो आपको पढ़ना है 6 to 8, चाहे भाषा शिक्षक है चाहे सामाजिक विज्ञान शिक्षक, पॉलिटिकल आपकी समाप्ति की ओर है। आप यहाँ से पॉलिटिकल का नोट्स लेकर के 150 रुपये में जिनको ज़रूरी होगा वो पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो सभी को अवश्य जुड़ेंगे। मोबाइल नंबर आपने देखा होगा 9631054226 पर अभी संपर्क करके यहाँ से सारे कुछ ले लेंगे। ठीक है, वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।